के अंक में हम एक और नया जजमेंट लेकर आए हैं और ये जजमेंट है पटना हाई कोर्ट का दहेज हत्या मामले में निचली अदालत के मृत्युदंड की सज़ा के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यह उदाहरण है कि कैसे निर्णय नहीं लिखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को आरोपियों के आचरण के संबंध में अपने फैसले में निंदात्मक और आपत्तिजनक या अपमानजनक टिप्पणी करने से बचना चाहिए। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह और न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि विचाराधीन निर्णय इस बात का उदाहरण है कि निर्णय कैसे नहीं लिखी जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार बार यह इस बात पर जोर दिया जाता है कि न्यायालयों और न्यायाधीशों को साक्ष्य का निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए और न्यायालयों और न्यायाधीशों को अपराध की भयावहता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश द्वारा अपराध और आरोपी के चरित्र का निर्णय समाज के कामकाज के अपने स्वयं के कल्पित मापदंडों से अप्रभावित होते हुए किया जाना चाहिए। खंडपीठ ने इसके अलावा यह भी कहा कि तर्क वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक न्यायाधीश अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है और सभी निष्कर्ष विधिवत दर्ज किए गए कारणों से समर्थित होने चाहिए। तथ्यों की खोज कानूनी गवाही पर आधारित होनी चाहिए और कानूनी आधार पर आधारित तथ्यों की खोज और निर्णय संदेह, काल्पनिक और अनुमानों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक न्यायाधीश को पक्षकारों के आचरण पर टिप्पणी करते समय शांत और संयमित भाषा का उपयोग करने के लिए सावधान रहने की आवश्यकता होती है। न्यायाधीश को कोई भी व्यक्ति जिसका मामला उनके समक्ष विचाराधीन हो उसके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से बचना चाहिए। पीठ ने 26 मार्च 2019 को दोषसिद्धि और सजा के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों के एक समूह से निपट रही थी जिसमें एक मृतक पत्नी के पति और भाभी को निचली अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी ठहराया था। पीठ ने सुनवाई के समय कहा कि ट्रायल कोर्ट को किसी भी व्यक्ति के खिलाफ निंदात्मक और अपमानजनक टिप्पणी के इस्तेमाल से बचना चाहिए जिसका मामला उसके समक्ष विचाराधीन था। कोर्ट ने कहा कि निर्णय में होने से पक्षपात नजर आता है। पक्षपात वाली सोच फिर जैविक और सामाजिक रूप से विकसित क्षमताओं के आधार पर प्रोटोटाइप के लिए कारण श्रृंखला में फिट हो जाता है। सामाजिक दबाव, व्यक्तिगत प्रेरणा और भावनाएं निर्णय लेने में एक न्यायाधीश को उपलब्ध घटनाओं की श्रृंखलाओं के आधार पर सहज और प्रतिबिंबित परिणामों से बचने और निर्णय लेने के महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। अन्यथा न्यायाधीश घटनाओं की श्रृंखला के बीच भ्रमपूर्वक संबंध बनाने के लिए प्रेरित होता है और उचित निर्णय नहीं दे पाता है। कोर्ट ने इसके आगे कहा कि निर्णय लेने के लिए एक न्यायाधीश की प्रेरणा और संज्ञानात्मक क्षमता के एक निश्चित स्तर की आवश्यकता होती है। एक न्यायाधीश के एक अच्छी सोच के साथ साथ अपने संज्ञानात्मक स्थान पर कब्जा करने वाले उपलब्ध पूर्वाग्रह के आत्मबोध के साथ एक न्यायाधीश को अनुमान लगाने से बचना चाहिए। ये बड़ी बात कही हाईकोर्ट ने कि अनुमान लगाने से बचनी चाहिए और अधिक संतुलित और तर्कसंगत परिणामों के लिए विकृत सोच से बचना चाहिए। कोर्ट ने मामलों के तथ्यों और निचली अदालत के आदेश का विश्लेषण करते हुए कहा कि आश्चर्यजनक रूप से फैसला के पैरा 43 में ट्रायल कोर्ट ने माना कि आईपीसी की धारा 306 के तहत मामला बनता ही नहीं है। आरोप में परिवर्तन के बाद चूंकि आईपीसी की धारा 306 के तहत कोई आरोप नहीं था इसलिए कोई मामला नहीं बनता और इसलिए ट्रायल कोर्ट आईपीसी की धारा 306 के संबंध में इस तरह के निष्कर्ष दर्ज नहीं करा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे मकसद को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा और यह एक दहेज हत्या का मामला है। अदालत ने यह भी कहा कि कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूतों का अभाव और निचली अदालत ने इस नैतिक आधार अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया है क्योंकि पत्नी की अपने ससुराल में मृत्यु हो गई थी। कोर्ट ने कहा कि पूर्वगामी चर्चाओं के मद्देनजर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ट्रायल कोर्ट के निर्णय और आदेश को कानूनी रूप से कायम नहीं रखा जा सकता। परिणाम स्वरूप 26/3/2019 के दोषसिद्ध के निर्णय और दिनांक 29/3/2019 के आदेश सजा के जो आदेश है उसको रद्द किया जाता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता अर्थात नसरुद्दीन मियाँ उर्फ लालू नसरुद्दीन शाह और सलामुन्नेसा को इस किसी अन्य मामले में अगर उसकी आवश्यकता ना हो तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए और
कोर्ट ने अपीलों की अनुमति देते हुए निचली अदालत द्वारा आईपीसी की धारा 366 के तहत किए गए संदर्भ को रद्द किया जाता है।